Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं और स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को इस लेक्चर में सीखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और ईकैट से रिलेटेड स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एडजॉइंट से रिलेटेड है, जो एडजॉइंट के लिए शॉर्टकट्स हैं, कुछ उन बातों को हम सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, ट्रांसपोज को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यही करेंगे। हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए, यानी हमें वापस वही मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ मैट्रिक्स is said to be symmetric। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो हम अब डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये नई चीज़ होगी आपके सामने, इसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ aij is equals to ji for all I and j। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स में जो aij पोजीशन पे एलिमेंट है वो और जो aj पोजीशन पे एलिमेंट है अगर वो आपस में इक्वल होंगे तब वो जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स हम लेते हैं aij 3x3 का अगर हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो aij इज इक्वल टू aj इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल i की वैल्यू हम 1 रखते हैं और स्टूडेंट्स इसी तरह से j की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर हम 2 रखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा aij इज इक्वल टू aji। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास i और j की अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास i की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 1 और इसी तरह से j 2 है, यानी a21 ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम पहले j की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 और i की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यानी a12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट है वो आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम i लेते हैं 3 और इसी तरह से स्टूडेंट्स j अगर हम 1 लेते हैं तो ये हमारे पास फिर क्या बनेगा। तो अगर हम इसको देखें aij इज इक्वल टू aji, तो अगर हम इन पोजीशंस इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा a31 इज इक्वल टू a13। तो यानी a31 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो a13 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो a23 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो a32 पोजीशन पे एलिमेंट
अगर ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे तो तब हमारी जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है A12 और इसी तरह से ये हमारे पास है A21। तो यानी ये दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स A13 जो है, A13 एलिमेंट हमारे पास A31 के इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो A32 पोजीशन पे एलिमेंट है और इसी तरह से A32 पे जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तब जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास है A11, A22 और A33। यानी अगर हम स्टूडेंट्स i की वैल्यू 1 लें और j की वैल्यू 1 लें तो Aij इज इक्वल टू Aj। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स अगर हम 1 1 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, A11 इज इक्वल टू A11। यानी हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स अपनी जगह पे फिक्स ही रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेट पोजीशन वाले एलिमेंट्स यानी A21 और A21, A12 और A21, इसी तरह से A13, A31 और A23 और A32 वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में जो हैं वो दो एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें स्टूडेंट्स अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स चूँकि हमारे चेंज नहीं होंगे, अगर हम यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट लेते हैं 4 2 5, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखते हैं 6 और ये पोजीशन कौन सी हमारे पास है स्टूडेंट्स, A12। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे 2 1 पोजीशन पे एलिमेंट है वो भी हमारे पास 6 होना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स एलिमेंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलिमेंट है ये हमारे पास जो पोजीशन बनती है ये हमारे पास बनती है 1 3 और 1 3 और 3 1 पोजीशन वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी इस जगह पे मौजूद एलिमेंट भी हमारे पास 4 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये एलिमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 9 और इस पोजीशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है A323 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो पोजीशन है ये हमारे पास है A32। इसका मतलब है कि यहाँ पे मौजूद एलिमेंट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 9। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लेते हैं, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका कुछ इस तरह से बनेगा 4। हम स्टूडेंट्स रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे, 4 6 4 और इसी तरह से 6 2 9 और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है जो थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, 4 9 और 5। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को देखें, यानी अगर हम A और A ट्रांसपोज को देखें तो दोनों हमारे पास सेम है। तो ये स्टूडेंट्स जनरल बताने का मकसद हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास MCQs में इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स हम इजीली बता सकें कि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें Aij पोजीशन का और Aj पोजीशन के एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल होंगे देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्टूडेंट्स अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने जो सिमेट्रिक को डिफाइन किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वापस अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक को देखें तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें
और ट्रांसपोज लेने पे स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए, यानी अगर हमने हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसका हमने लिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास उसका नेगेटिव ए आ जाता है, उसका नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें स्टूडेंट्स, अ मैट्रिक्स is said to be skew symmetric if aij is equals to minus aji for all I and j। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ कि अगर हमारे पास ए आई जे पोजिशन और ए जे आई पोजिशन के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स अगर जो पहला एलिमेंट है दूसरे का नेगेटिव होगा, यानी ए आई जे पोजिशन पे अगर हमारे पास एलिमेंट 5 है और ए जे आई पोजिशन पे वो एलिमेंट जो है वो उसके ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, मतलब माइनस ए होना चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन होगी, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी, ऐसी मैट्रिक्स जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसमें जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हैं या जो स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन आपने रूटीन में क्लास में किए होंगे, उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, अगर हम उन डायगोनल एलिमेंट्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स डायगोनल के एलिमेंट की जो पोजीशन है, अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास A11, A22 और A33 है, यानी इस पोजीशन पे I और J की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब इस स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब हम चेक करेंगे तो उसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनते हैं। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास जो अभी फार्मूला है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम डायगोनल के एलिमेंट्स की बात करते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स की जब हमने यहाँ पे सिमेट्रिक देखा था तो डायगोनल के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास A11 जो है वो A11 के इक्वल है, यानी वहाँ पे एलिमेंट हमारे पास जो भी एलिमेंट लिखा है वो फिक्स है, वही एलिमेंट आना है। लेकिन अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम I को 1 लेते हैं तो स्टूडेंट्स J हमारे पास, J भी हमारे पास 1 होगा। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स 1 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा A11 इज इक्वल टू माइनस A11। इसको स्टूडेंट्स अगर हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये हमारे पास बनेगा A11 प्लस A11 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये हमारे पास बनेगा 2A11 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो A11 है वो 0 के इक्वल होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम I और J की जगह पे 2 2 पुट करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा A22 इज इक्वल्स टू माइनस A22। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स A22 प्लस A22 इक्वल्स टू 0। तो 2A22 इक्वल्स टू 0, यानी हमारे पास स्टूडेंट्स ये बनता है A22 इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक में स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जो है वो 0 के इक्वल होंगे, और बाकी जो ऑल्टरनेट पोजीशन के एलिमेंट्स हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, वो ऑपोजिट होंगे, एक और दूसरे का जो है वो एडिटिव इन्वर्स होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स था कि हमने हमारी जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस थी उनके बारे में देखा। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिसेस हैं इनकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, और यही प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स हमारे पास जो MCQs होंगे उनको सॉल्व करने और उनके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स ये हमें हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है
मैट्रिक्स है उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, तो स्टूडेंट्स अगर हम दो मैट्रिसेस की बात करेंगे ए और बी, तो स्टूडेंट्स उनके लिए हमने याद रखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। अगर हम किसी एक मैट्रिक्स से ही बात कर रहे हैं तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और अगर हम कोई तीसरी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई तीसरी मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व होगी तो वो भी स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, नंबर 1 पे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किए हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया था कि हमारे पास जो सम है यानी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो सम है वो सिमेट्रिक होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यही जो है वो सेकंड इसमें जो प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई ए समिट एक जो है ए हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनका एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का अगर हम सम करते हैं तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर डिफरेंस लेते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास है इफ ए एंड बी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए प्लस बी सो। तो इसका स्टूडेंट्स मतलब है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, अगर तो स्टूडेंट्स अगर ए और बी जो हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो स्टूडेंट्स उनका जो सम है यानी ए प्लस बी भी हमारे पास क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगी, ए प्लस बी भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा। और लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास उनका जो सम है यानी ए प्लस बी वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इस प्रॉपर्टी को एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ए प्लस बी स्टूडेंट्स सिमेट्रिक हैं तो स्टूडेंट्स उसका ये भी मतलब होगा कि ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है। और इसी तरह से अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनका जो सम है स्टूडेंट्स वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई सी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो स्टूडेंट सिमेट्रिक होने का ये मतलब है कि ए का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वापस ए मिलता है, और इसी तरह से अगर हम बी का ट्रांसपोज लें तो स्टूडेंट्स हमें वापस बी मिलता है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होती हैं मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी अगर गिवन हो कि हमारे पास ए बी और बी ए जो है वो इक्वल है, देन ए बी इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो स्टूडेंट्स उनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी
वो भी सिमेट्रिक होगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा। और इसमें जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, उसमें कंडीशन याद रखिएगा कि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है साथ में वो ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को भी हमने प्रूव किया था। तो इस प्रॉपर्टी को भी स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 5 पे देखें तो नंबर 5 पे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक if A is symmetric or skew symmetric, then A square is symmetric। तो स्टूडेंट्स A अगर हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी अगर A ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हमारे पास A के इक्वल है, और या A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है यानी A ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स जो ए स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगी, वो सिमेट्रिक होगी। इस चीज़ को अगर हम देखना चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। अगर इसके हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड पे तो ये हमारे पास बनता है ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं दूसरी तरफ भी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पावर को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब इसको स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी स्क्वायर को हम अंदर शिफ्ट करते हैं और ट्रांसपोज को अंदर, तो ये हमारे पास बनता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे केस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, इसमें अगर हम स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग करें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस ए स्क्वायर, और इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस साइन ख़त्म होगा। तो इस पावर को भी स्टूडेंट्स अगर हम इंटरचेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर ट्रांसपोज, और दूसरी तरफ हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है तब भी हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो सिमेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है स्टूडेंट्स, फॉर इफ A is a square matrix if A is a square matrix and if A is equals to B plus C, then B is symmetric and C is skew सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को अगर हम दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में अगर हमने लिखा है, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखेंगे कि फिर उनमें से जो एक मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी और एक जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हम दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनमें से हमेशा एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगी और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड हमारे पास MCQs भी आया है, तो इसको स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 को। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ऑल integral powers of a symmetric matrix all integral powers of a symmetric matrix are symmetric। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है
और उसकी अगर हम कोई इंटेग्रल पावर्स लेते हैं, ऑल इंटेग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और कोई ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास सिमेट्रिक है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then a raised to the power 5 is also symmetric matrix। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी अगर हम कोई इंटेग्रल पावर्स लेते हैं, इंटेग्रल पावर्स मतलब स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पास उसकी कोई इंटीजर पावर है तो स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो भी क्या होगी, वो सिमेट्रिक होगी। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर a हमारे पास सिमेट्रिक है तो a रेज़ टू द पावर 5 भी सिमेट्रिक होगा। अब a पावर 5 का मतलब है कि a को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, चूँकि स्टूडेंट्स इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर लें या क्यूब लें। स्क्वायर, क्यूब या कोई भी पावर है उसका ये मतलब होता है कि हमने उस मैट्रिक्स को उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो जनरल फॉर्म स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगी। और इस चीज़ को स्टूडेंट्स आप याद भी रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे पास MCQs पूछे जाते हैं। इफ़ A इज़ सिमेट्रिक then a power n is symmetric। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है, n जो है वो एक इंटीजर है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 7। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को। प्रॉपर्टी नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑल ऑड इंटीग्रल powers of a skew symmetric matrix तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर उस पर कोई ऑड पावर्स हैं, ऑल ऑड पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज skew symmetric but if power is, ये इंपॉर्टेंट बात साथ में इसके स्टूडेंट्स, but if power is even then स्टूडेंट्स अगर पावर इवन हो जाती है then it will be symmetric। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अगर हमारे पास ज़रूरी क्या चीज़ है, इसमें ज़रूरी हमारे पास जो गिवन होगा वो क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर हम उसकी कोई ऑड इंटीग्रल पावर लेते हैं, अगर कोई ऑड इंटीजर पावर उसकी हम लेते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स क्या होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स पावर इवन हो जाती है, अगर पावर इवन होगी तो तब वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक then a raised to the power 2n plus 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2n plus 1 का मतलब है कि हमारे पास ये कोई ऑड इंटीग्रल पावर है। तो स्टूडेंट्स 2 raised to the power an plus 1 will be skew symmetric।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक की ऑड इंटीग्रल पावर है तो वो जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू कुछ इस फॉर्म में आ सकता है कि ए हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए 7 के बारे में बताएं कि वो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास ए स्टार्ट पे जो गिवन था एमसीक्यू में कि ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब अगर हम ए की पावर देखें तो पावर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑड इंटीग्रल है। तो ऑड इंटीग्रल होने का मतलब है कि हमारे पास फिर जो ए पावर 7 है वो भी क्या होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है इसमें वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन स्टूडेंट्स इसी में जो अगला केस है, इसी में अगला केस है कि अब अगर हमारे पास जो पावर है, अब अगर हमारे पास पावर इवन आ जाती है, यानी अगर हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और अब अगर हम उसकी कोई इवन पावर लेते हैं, अगर कोई इवन इंटीजर आ जाता है तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास इवन नंबर के केस में हमारे पास स्टूडेंट्स ए रेज़ टू द पावर 2 है जो कि इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इवन होने का मतलब है कि ये क्या होगी, तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देन ए रेज़ टू द पावर 2n या ए पावर 2n विल बी सिमेट्रिक। और इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज पूछा गया था पेपर में कि अगर आपके पास ए इज स्क्यू सिमेट्रिक कि ए हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक है, देन ए रेज़ टू द पावर 1024 विल बी व्हाट। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमारे पास यहाँ पे ए की जो पावर है उसकी अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इवन नंबर है। तो इवन के केस में हमारा इसमें जो आंसर होगा, इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो होगा सिमेट्रिक। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में स्टूडेंट्स अगर उसकी अगर हम कोई ऑड इंटीग्रल पावर देखेंगे तो तब वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स किसी स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम इवन पावर को देखेंगे तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 9 है इफ़ ए एंड बी आर symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is skew symmetric। तो ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि अगर हमारे पास ए और बी जो है कोई सेम ऑर्डर की जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो डिफरेंस है, यानी हमारे पास ए जो प्रोडक्ट है ए बी और बी ए, इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं, यानी अगर हम ए बी को पहले रखें बी ए को बाद में, अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस हमारे पास है ये हमारे पास जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ए और जो बी है, ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं of the same order, then students हमारे पास जो ए बी प्लस बी ए है, then ए बी यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है ए बी और बी ए का अगर हम उनका सम लेते हैं ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। तो इसको स्टूडेंट्स आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई सी दो एग्जांपल्स लेके।
सेम ऑर्डर की एग्जांपल्स लेके। तो अगर हमारे पास ए और बी जो हैं वो सिमेट्रिक हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस डिफरेंस की अगर हम बात करें ए बी माइनस बी ए की, तो ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर हम इस सम की बात करते हैं जिसमें हमारे पास ए बी और बी ए का सम है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम 11th प्रॉपर्टी देखते हैं, और 11th प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स हम एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is orthogonal if A into A transpose is equals to IN। यानी स्टूडेंट्स अगर हम एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमारे पास उसी ऑर्डर की जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो स्टूडेंट्स हम ऐसी मैट्रिक्स को जो है वो कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, कि एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं और अगर हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आता है, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, जिनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने जो है वो नई प्रॉपर्टीज़ थी। इन प्रॉपर्टीज़ को स्टूडेंट्स आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, और स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो उनकी हेल्प से आप उन MCQs को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम जो एडजॉइंट से रिलेटेड बातें सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी, और इनसे रिलेटेड बहुत ही जो इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं वो हमारे सारे के सारे इस लेक्चर में कवर होंगे। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्टूडेंट्स आप अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हमारे पास एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम एडजॉइंट की बात करें, अगर हम 2x2 के मैट्रिक्स को देखें, तो हमारे पास जो 2x2 का मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म जो है A11, A12, A21 और A22। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, या एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A, तो इसको स्टूडेंट्स हम ADJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम करते क्या है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट में जब भी हम 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है या जो मेन डायगोनल है उसके उन एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल पे मौजूद एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे A22, यहाँ पे हम लिखेंगे A11, और जो दूसरा डायगोनल है, जो सेकेंडरी डायगोनल है, उस डायगोनल पे मौजूद एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स हम साइन चेंज करेंगे। यानी हमारे पास बनेगा -A12 और ये हमारे पास बनेगा -A21। तो ये था स्टूडेंट्स हम किस तरह से 2x2 मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक एग्जांपल लें, A अगर हमारे पास है 1 - 2 4 3, तो इसका स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसका जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ A, ये हमारे पास बनेगा मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे 3 1,
और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके उन एलिमेंट्स के हम साइन चेंज करेंगे। तो ये -2 है, ये बनेगा +2, ये 4 है तो ये हमारे पास आएगा -4। तो ये स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया है 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3x3 का है, अगर कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट है स्टूडेंट्स, उसका जो एडजॉइंट होता है यानी एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, वो हमारे पास बनेगा A11। और A11 से यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब कि हमारे पास इस पोजीशन पे जो मैट्रिक्स A है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे मौजूद जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर है A11 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है वो एक लेंथी प्रोसीजर है। उसमें क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगी, ए मैट्रिक्स के जो हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, 9 के 9 एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर फाइंड आउट करना हमने सीखा है। कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उनको उनकी पोजीशन पे लिखेंगे और पोजीशन पे लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे और उसका स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोज लेने पे हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारे पास ए मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से 2x2 का और 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स अब स्टार्ट होंगी वो हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको स्टूडेंट्स आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका स्टूडेंट्स ऑर्डर अगर n है तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, यानी अगर हम A और A के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट को स्टूडेंट्स हम पहले रखें और A के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, और IN यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही एक आसान फार्मूला हमारे पास आ गया, चूँकि स्टूडेंट्स अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो 3x3 मैट्रिक्स कोई गिवन होगा तो 3x3 का जो एडजॉइंट फाइंड आउट करना जो है वो एक लेंथी प्रोसीजर है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर A और जो एडजॉइंट ऑफ A है यानी A का जो हमने एडजॉइंट दिया उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होगा। तो अगर हम A और A एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं या A एडजॉइंट और A को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम 3x3 के मैट्रिक्स को लेकर चलें तो ये सारा प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें एक अच्छी खासी वर्किंग करना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये स्टूडेंट्स अब शॉर्टकट पता चल गया है कि अगर हमने A और A एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स उसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स हम इजीली लिख सकते हैं, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, और IN से मुराद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको स्टूडेंट्स हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसको हम एक जल्दी से 2x2 का मैट्रिक्स लेके जो है वो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। A हमारे पास स्टूडेंट्स अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसका स्टूडेंट्स अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट अगर हम देखें इसका 1 2 3 4, इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट इसका हमारे पास बनेगा 4 - 6 इक्वल्स टू -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं, इसी मैट्रिक्स का हम लेते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A। तो उसमें स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन को चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो एडजॉइंट आ गया।
अब स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और लास्ट पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास सेम आंसर आता है ही नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम ए और ए एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करें, ए हमारे पास स्टूडेंट्स है 1 2 3 4 और इसका जो एडजॉइंट हमारे पास आया है 4 1 -2 और -3, तो ये हमारे पास एडजॉइंट है। स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लिकेशन का पता है कि हम रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इस रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो ये हमारे पास आएगा 4 1 टाइम्स 4 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी रो को हम नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -2 + 2। फिर हम नीचे वाली रो पे स्टूडेंट्स मूव करते हैं और उस रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 12 -12 और इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से करेंगे -6 और 4 को 1 से करेंगे +4 और इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट्स हम ए और ए का जो एडजॉइंट है यानी एडजॉइंट ऑफ ए इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस आंसर को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 -6 -2 0 0 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो है वो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एडजॉइंट ऑफ ए और ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमारे पास यही आंसर है। अब अगर स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को अब अप्लाई करते हैं यानी अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन देखें तो ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 है। 2/2 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो n है n की वैल्यू हमारे पास है 2। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है वो -2 है और n चूँकि 2 है और 2 का मतलब है कि हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 है और 2/2 की जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो वो हमारे पास है 1 0 0 1। अब इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 0 -2। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये आंसर और इसी तरह से ये आंसर हमारे पास सेम है। तो इस चीज़ को अब स्टूडेंट्स हम एज अ फार्मूला याद रखेंगे कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ या उसके एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि अगर हमें कोई 3/3 का मैट्रिक्स गिवन होगा तो हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स फ़ौरन से हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिटर्मिनेंट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास है इफ़ A is a square matrix of order n then अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है और वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर अगर हमारे पास n है तो तब स्टूडेंट्स अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका एडजॉइंट लें या स्टूडेंट्स हम उस मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट लेकर ट्रांसपोज लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो दोनों तरफ सेम आंसर आएगा। ये दोनों जो है वो सेम होंगे यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट लें या पहले उसका एडजॉइंट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इस में कोई भी एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है ये भी स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर हमारे पास A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि A और B हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका जो ऑर्डर है वो सेम है। देन
तो फिर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम उनका प्रोडक्ट लें, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम उनका एडजॉइंट लें, या हम उन दोनों मैट्रिसेस का सेपरेट एडजॉइंट लेकर उनको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो है वो दोनों तरफ सेम आंसर आएगा। यानी किसी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेकर एडजॉइंट लें या उनका सेपरेट एडजॉइंट लेकर प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास ये सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है कि अगर स्टूडेंट्स हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेकर वापस दोबारा से एडजॉइंट लेते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया और दोबारा से उसका स्टूडेंट्स अगर हम एडजॉइंट लें, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई ए, वेयर ए इज नॉन सिंगुलर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स है कि हमारे पास ये जो ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एंड n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं और एडजॉइंट लेने के बाद अगर हम उसका दोबारा से एडजॉइंट लें, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायरेक्ट ये स्टूडेंट्स चीज़ फाइंड आउट करने की बजाय हम डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करके इसका आंसर लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2, n यहाँ पे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इनटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर तो हमारे पास कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो हमारे पास एडजॉइंट आता है। तो फिर उस एडजॉइंट का अगर हमें दोबारा से एडजॉइंट लेना पड़ेगा, तो फिर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो अच्छा खासा इस पर टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमने ये शॉर्टकट पढ़ लिया, ये एक फार्मूला पढ़ लिया, जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास पेपर में MCQs भी आया है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने फार्मूला पढ़ा के अगर ये सिचुएशन है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई ए। तो इसको स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो हमने एक एग्जांपल ली थी, इसी को अगर हम लेकर इसको चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई अगर हम इसको करें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए मैट्रिक्स अगर है 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स इसका अगर हम लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट स्टूडेंट्स इसका हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम मेन डायगोनल की पोजीशन और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास ए का एडजॉइंट आया है। इसका हम वापस फिर से एडजॉइंट लें अगर, तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का, इसका एडजॉइंट लें तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास बनेगा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स हम साइन चेंज करेंगे। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब डायरेक्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो है कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसकी पावर n-2 लेकर उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इसके इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें, ए के डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें 1 2 3 4, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4 - 6 = -2। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -2 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला को हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इंटू ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ए का डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है -2, तो ए डिटर्मिनेंट की जगह पे हम लिखेंगे -2 पावर n-2। चूँकि इस मैट्रिक्स का, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, तो n की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस ये 2 और साथ में ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो -2 रेज टू द पावर 2 - 2 0, यानी -2 की पावर 0, और साथ में हमारे पास 1 2 3 4,
और -2 की पावर 0 स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 1, और बाकी स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ये आंसर आएगा 1 2 3 4। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इस आंसर को और इस आंसर को अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों ही सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेकर उसका एडजॉइंट लें तो डायरेक्ट उसका आंसर स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2 इंटू ए से लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, हम उस MCQs को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट रेज़ टू द पावर n-2 इंटू ए, यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेकर उसका एडजॉइंट लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग करने की बजाय हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स हम सिर्फ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिटर्मिनेंट की पावर लेंगे n-2, और n जो है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है और साथ में ए मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास 3/3 का जो एडजॉइंट है 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट वो फाइंड आउट करना जो है वो एक लेंथी प्रोसीजर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्पोर्टेंट MCQs है और यही क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स है 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 और 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का हमने जो है वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ की बात करें, अगर हम स्टूडेंट्स इस एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर स्टूडेंट्स हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट 14 है, आप चेक कर सकते हैं। इसका कैलकुलेट कीजिएगा डिटर्मिनेंट, वो इसका 14 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, यानी हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट पावर n-2 इंटू ए है, चूँकि ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा। ए का डिटर्मिनेंट चूँकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 14, तो ये हमारे पास बनेगा 14 और 14 रेज़ टू द पावर n-2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो n-2 है, अगर n-2 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो n-2 अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है वो n चूँकि यहाँ पे 3 है और ये हमारे पास यहाँ पे पावर आएगी 3 और 3 - 2 इंटू ए, तो ये हमारे पास आ गया 14 रेज़ टू द पावर 3 - 2 इंटू ए, और 14 की पावर 3 - 2 को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 14a। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमने चूँकि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और इसके डिटर्मिनेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका कुछ इस तरह से बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, चूँकि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यानी हमने इस चीज़ का अब फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 14 इंटू ए, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है यानी इसको अगर हम इस तरह से लिखें 14a का डिटर्मिनेंट, और इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो के ए का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास होता है k रेज़ टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर चूँकि हमारे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स का है 3/3 यानी n की वैल्यू हमारे पास होगी
3, तो ये हमारे पास जो 14A का डिटर्मिनेंट है, फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 14 रेज़ टू द पावर 3, 14 की पावर 3, चूँकि n हमारा 3 है और k स्टूडेंट्स हमारा जो है वो 14 है, चूँकि इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है, a डिटर्मिनेंट चूँकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 14, तो ये हमारे पास आएगा 14, तो इनकी पावर्स को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनेगा 3 + 1 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQs था कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो, यानी कोई मैट्रिक्स A है अगर वो गिवन हो, तो हमने एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो, तो स्टूडेंट्स हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, और हमने जो प्रीवियस रिजल्ट पढ़ा था, चूँकि स्टूडेंट्स ये प्रीवियस रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर में बताई गई बातों को भी आपने याद रखना है, ताकि यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर दो चीज़ों का कनेक्शन होता है तो स्टूडेंट्स अगर वो कोई प्रीवियस बात है और नई बात है तो स्टूडेंट्स उन दोनों बातों को मिलाकर आप इसको जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इम्पॉर्टेंट MCQs था। अगर स्टूडेंट्स आप एडजॉइंट की हेल्प से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते तो वो आपका सारा टाइम जो है वो उसी में निकल जाना था। तो आप इस शॉर्टकट को, इस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए जो है वो इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलें, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो मेन डायगोनल है या जो लीडिंग डायगोनल है या जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें डायगोनल पे कम से कम हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए और बाकी के एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरोस होंगे। तो अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट स्टूडेंट्स लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि अगर हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ अगर हम चलें तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास है कि अगर स्टूडेंट्स हम किसी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट लेकर उसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट लेना एक लेंथी प्रोसीजर और उसके बाद फिर हम उसका डिटर्मिनेंट लें, तो स्टूडेंट्स इसका हम डायरेक्ट आंसर इस फार्मूला के थ्रू जो है वो, इस रिजल्ट के थ्रू जो है वो लिख सकते हैं। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, स्टूडेंट्स हम इसको डायरेक्ट इस फार्मूला से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, और n जो है वो उस मैट्रिक्स का, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात जब 3x3 मैट्रिसेस की आती है तो ये सारी टेक्निक्स मेन जो है वो उन पे अप्लाई करने में हमें ज़्यादा आसानी होती है, ताकि स्टूडेंट्स हमें एडजॉइंट वाला जो लेंथी प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करना पड़े, बल्कि हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो इजीली उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर n है, तो स्टूडेंट्स उसका अगर हम एडजॉइंट लेते हैं और एडजॉइंट लेने के बाद उसका स्टूडेंट्स अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को भी हमने याद रखना है MCQ के लिए, और इस फार्मूला को स्टूडेंट्स हमें अप्लाई करना भी आना चाहिए। इसकी आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें और उसका फिर से एडजॉइंट लेके डिटर्मिनेंट ले, तो डायरेक्ट हम इसको स्टूडेंट्स इस लेंथी प्रोसीजर को फॉलो करने की बजाय हम डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1 का जो स्क्वायर है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी n जो है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पे हमारे पास फार्मूला है, इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
इसको अगर हम वेरीफाई करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका अगर हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1 4 -2 और -3, ये हमारे पास आ गया इसका एडजॉइंट। और अब स्टूडेंट्स हम एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका स्टूडेंट्स हम लेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स 1 -2 -3 4, तो ये स्टूडेंट्स इसके डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आएगा 4 1 टाइम्स 4, यहाँ पे माइनस आएगा, और -3 इंटू -2 ये हमारे पास आएगा -6 विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट अगर इस फार्मूला के थ्रू इसको देखें तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। उसके लिए स्टूडेंट्स सिर्फ हमें जो ए है, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 -6 विच इज़ इक्वल्स टू -2। अब स्टूडेंट्स इस फार्मूला को हम देखते हैं, तो फार्मूला हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n -1। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज पुट करें, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है, और n-1, n चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है, 2 - 1, तो -2 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया है, और ये स्टूडेंट्स हमारा जो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हमने आंसर निकाला है, दोनों आंसर्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 3/3 के मैट्रिसेस आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स उसमें हम ये वर्किंग सारी करने के बजाय सिर्फ हम उस मैट्रिक्स, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स हम उस पे जो पावर है n-1 उसको अप्लाई करके उसको फ़ौरन से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बातें या ये फार्मूलाज आपको तभी याद होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट एग्जांपल्स लेके, ताकि इनसे रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई MCQs आता है तो आप फ़ौरन से उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास नंबर 7 पे है कि अगर स्टूडेंट्स हम किसी मैट्रिक्स की पावर m लेते हैं, और m की अगर हम बात करें तो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स को m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 दफ़ा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लेते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम एडजॉइंट लेने के बाद उसकी वो पावर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास m पावर करें तो हमारे पास दोनों तरफ जो है वो ये सेम रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 8 पे देखें, तो नंबर 8 पे हमारे पास है कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी k नंबर से, और k यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर k नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लें, या स्टूडेंट्स हम उसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ऑफ a और k रेज़ टू द पावर n-1 लें, तो ये रिज़ल्ट भी स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों तरफ सेम ही होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ k इंटू a या k रेज़ टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो n है n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 9 पर अगर हम देखें तो IN जो है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 10 स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ़ A इज़ सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ऑफ A इज़ सिमेट्रिक। अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें कि A इज़ ट्राइंगुलर, अगर A कोई ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स हमें पता है कि डायगोनल में अगर ऊपर या नीचे, ऊपर अगर ज़ीरोज़ होंगे तो स्टूडेंट्स वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और डायगोनल के नीचे अगर ज़ीरोज़ की ट्राइंगल बनती है तो वो एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनती है। तो स्टूडेंट्स किसी भी ट्राइंगुलर
मैट्रिक्स, अगर कोई ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो एडजॉइंट भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है कि ए अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है अगर वो ज़ीरो हो तो वो सिंगुलर है, और अगर नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर होगी। तो अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है अगर वो सिंगुलर है तो उसका अगर हम एडजॉइंट लेते हैं तो उसका स्टूडेंट्स जो एडजॉइंट है वो भी सिंगुलर ही होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट की जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया, जो कि हमारे एंट्री टेस्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे। हमने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किया, और इन प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स जो फार्मूलाज हैं इन फार्मूलाज को स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा, और प्रीवियस जो स्लाइड्स में हमने इन फार्मूलाज को देखा उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि इनसे रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो आप उनको ईजिली टैकल कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 2 0 इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ ए यानी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है, ए अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर हम देखें इसको वेरीफाई भी करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम देख सकते हैं कि ये इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, यानी ये हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। देन ए पावर 6 विल बी सिमेट्रिक और नॉट। तो ये स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और उसकी डिफरेंट पावर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि वो सिमेट्रिक होगी या नहीं। तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको स्टूडेंट्स बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया था कि जब भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी हम जितनी भी इंटेग्रल पावर्स लेंगे तो सारी की सारी इंटेग्रल पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, वो भी सिमेट्रिक ही होंगी। तो अब अगर तो ये बात आपको याद होगी तो स्टूडेंट्स आप इसका जो आंसर है वो यस में ही लिखेंगे, और अगर आपको बात याद नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे कि A6 आप लोग फाइंड आउट करेंगे, और A6 का मतलब है A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी ए को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये ए स्क्वायर आएगा, या ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से, और फिर उसका आंसर जो है वो आए उसको दोबारा से आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है चेक करने का। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ये बात याद होगी कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो इंटेग्रल पावर्स हैं, पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स, वो भी क्या होंगे, वो सिमेट्रिक ही होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो यस पे आप टिक करेंगे। अब सेकंड एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें, इस तरह से स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स दी होती है और उसके एलिमेंट्स पे जो कंडीशन होती है, जो उसके डायगोनल पे या डायगोनल से ऊपर एलिमेंट्स हैं या जो नीचे एलिमेंट्स हैं उन पे डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं, और पूछा जाता है कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। उसी से रिलेटेड हमारे पास दूसरा और तीसरा एमसीक्यूज़ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए आई जे, और उसका ऑर्डर भी हमें दिया गया कि ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, एंड ए आई जे इज़ इक्वल्स टू 1, मतलब उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 1 है। कौन से एलिमेंट्स 1 है? फॉर ऑल आई इज़ इक्वल्स टू जे, जहाँ जहाँ पे आई और जे आपस में इक्वल हैं वहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। अब हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि स्टूडेंट जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उसमें आई और जे क्या है, वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 1, 3x3 का ऑर्डर है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x3 का ही एक मैट्रिक्स। और बाकी के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और बाकी स्टूडेंट्स अगर हम डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे देखें तो वहाँ आई और जे आपस में इक्वल नहीं होते। देन व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अब हम बाकी एलिमेंट्स को अगर हम 0 लिखते हैं, डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम 0 लिखें तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें
तो ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, इसको मैंने I3 लिखा है। तो स्पेसिफिकली फिर हमारे पास इस पर्टिकुलर MCQs का जो आंसर है वो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगी उसमें से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम नंबर 3 MCQs, थर्ड MCQs की बात करें तो थर्ड MCQs हमारे पास है इफ़ A इज इक्वल्स टू AIJ, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें जो हमें डिटेल गिवन है एलिमेंट्स के बारे में AIJ इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। अब I लेस देन J स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे अगर हम लिखें A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32 और 33। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स I लेस देन J अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें I J से लेस है। यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 है और J2 है, यानी I लेस है, यहाँ पे भी I लेस है और यहाँ पे भी I लेस है। तो ये एलिमेंट हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स हम बना के देखते हैं जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट 0 है। तो 1 कोई भी लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट 0, 0, 2, 3, 0, 1, 4, 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो डायगोनल के ऊपर एक जीरोस की ट्राइंगल है। तो ऊपर हमें पता है कि अगर जीरोस की ट्राइंगल बने तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस MCQs का हमारे पास जो आंसर है वो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर 4 पे है, चौथा MCQs है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ A, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 7, यानी 7/7 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस इन दिस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये 7/7 का एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें स्टूडेंट्स हमने मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस बताने। तो अब स्टूडेंट्स आपको वो फार्मूला या जो टेक्निक आपको बताई है अगर वो याद होगी तो फिर आप जो है वो इसमें आसानी से नंबर ऑफ ज़ीरोस बता सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने की बजाय हम वो फार्मूला देखेंगे। फार्मूला हमारे पास था n × n - 1/2। तो ये वो फार्मूला है जिसकी हेल्प से हमें मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस पता चलते हैं किसी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। तो अब यहाँ पे हमारा जो n है वो 7 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज़ पुट करें इस फार्मूला में तो ये हमारे पास बनेगा 7 × 7 - 1/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 7 × 6/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बनेगा 3। तो 7 3 × 21। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस MCQs का जो आंसर होगा वो 21, यानी 21 को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की बात भी पूछी जा सकती है, A, B, C और D का ट्रांसपोज किसके इक्वल है। तो इससे रिलेटेड भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट जब भी A, B, C, D यानी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज आएगा तो फिर इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे, लिखेंगे, तो सबसे पहले यानी इसका जो मैं आपको आंसर बताने लूँ, जो लास्ट टर्म होगी सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लिखना है, फिर उससे पीछे वाली टर्म, फिर उससे पीछे वाली टर्म और फिर सबसे जो लास्ट पे यानी एंड से जो लास्ट पे यानी फर्स्ट नंबर पे जो है फिर इसको हम लिखेंगे। तो हमारे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है D ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 6। A हमें गिवन है स्टूडेंट 6 2 -3 0 8 4 5 1 3। ये हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है। देन कोफैक्टर ऑफ 8, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 है, इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। अब कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स हम जानते हैं, वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उसकी हेल्प से हम 8 का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें
तो पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर। तो अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये A21 है और ये A22 पोजीशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2। और डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास इसमें कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, हम जहाँ पे 8 मौजूद है उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट्स लिखेंगे 6 -3 5 और 3। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू +1। और बाकी इन एलिमेंट्स को हम सॉल्व करते हैं, 6 3 टाइम्स 18 और माइनस और 5 इंटू -3 ये हमारे पास -15, तो यहाँ पे हमारे पास ही बन जाएगा +15। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से ये हमारे पास 15 और 18 को हम ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 33। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया है और ऐड करने से हमारे पास इसका जो आंसर है वो 33 बना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी कोई भी किसी भी नंबर का कोफैक्टर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे और पावर में हम क्या करेंगे, उस नंबर की जो पोजीशन होगी उसका रो नंबर और कॉलम नंबर हम यहाँ पे ऐड करके और साथ में क्या आएगा, माइनर आएगा। नंबर 7 को अगर हम देखें, 7वां जो हमारे पास MCQs है, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज, कि डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट ले लेते हैं तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी। तो इसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस हमें गिवन होंगी, तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रॉपर्टीज़ में या डिटेल से जब हमने लेक्चर को डिस्कस किया है उसमें हमने देखा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका अगर हम एडजॉइंट ले लेते हैं तो एडजॉइंट लेने से हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। यानी 7वां MCQ का जो आंसर है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका हम एडजॉइंट लें तो वो भी क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। 8वां MCQs और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है। इफ A = 2 3 1 4 ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमने, A और एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर करने की बजाय, क्योंकि अगर हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन होगा तो हमें एक अच्छी खासी लंबी जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपको टेक्निक बताई है मैंने। टेक्निक क्या बताई है कि अगर स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और A और A एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑफ A और A का प्रोडक्ट अगर पूछा गया है तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम फिर इस शॉर्टकट को कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे और उसी मैट्रिक्स जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 2 1 3 4, तो ये हमारे पास बनेगा 4 2 टाइम्स 8 -3, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 5। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5 और 2/2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 0 0 1, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 0 0 5। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास किसका आंसर आया है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर 3/3 का आ जाता है तो हम वो भी इसी तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की बजाय हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो ये तो थे स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। इनसे रिलेटेड किसी किस्म का और कोई भी MCQs हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप लाजमी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड बहुत ही अहम बातों को सीखा। हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और फिर हमने एक और इम्पॉर्टेंट को जो कि था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने आज के इस लेक्चर में एक डिफरेंट तरीके से इसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को सीखा। तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को आप भी अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी लिखिएगा, आपको हर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।